नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। तो हमारी डेली 30 एमसीक्यू सीरीज का ये हमारी 6th क्लास है और हम लोग आज सोर्सेस ऑफ लॉ के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर विद रिगार्ड टू अ डिसीजन गिवन पर इंक्यूरियम। तो पर इंक्यूरियम का मीनिंग क्या होता है, इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डिसीजन इज बाइंडिंग, डिसीजन इज इलीगल, डिसीजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग। पर इंक्यूरियम का जो मीनिंग है वो क्या होता है? डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग। अगर स्टेयर डिसीजन पूछा जाता तो स्टेयर डिसीजन में क्या कहते हैं हम लोग? द स्टेयर जो डिसीजन इज बाइंडिंग। ए custom precedes legislation and hence is superior to it, and the legislation must conform to the principles of custom. This principle is a basic feature of which school? Sociological school, historical school, analytical school या natural law school? Previous discussion के अंदर मैंने कई बार बताया है कि custom की बात कौन सा स्कूल करता है? historical school। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? historical school। Which one of the following is not an essential element of custom? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है कस्टम के लिए? कि कोई भी अगर प्रैक्टिस चली आ रही है तो उस प्रैक्टिस में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जब वो एलिमेंट्स सारे जो एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उसको प्रैक्टिस को क्या कह दिया जाता है? उसको कस्टम कह दिया जाता है। तो सर्टेनिटी इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, रीजनेबल इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, कंटिन्यूएंस भी एसेंशियल एलिमेंट। जो मॉरल फोर्स है वो एक एलिमेंट नहीं है कस्टम का। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है? मॉरल फोर्स। डी Which one of the following is not an essential element of a custom? Again क्वेश्चन वही सेम है लेकिन इसमें शायद ऑप्शन हमारे को डिफरेंट दिए होंगे। A custom must be certain, a custom must be reasonable, a custom may not have been practiced continuously, a custom be in conformity with statute law. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, a custom may not have been practiced continuously। अगर यहाँ होता कि custom may have been practiced continuously तो ये आंसर यहाँ नहीं होता। तो चारों यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब हम लोगों को मैच द फॉलोइंग करना है: सुप्रीम लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कंडीशनल लेजिस्लेशन। सामने हमको दे रखा है लॉ बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी, लॉ इनेक्टेड बाय अथॉरिटी अदर देन लेजिस्लेचर, लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर, लॉ मेड बाय जजेस बाय द केस। तो जो भी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर वो हम सभी को पता है क्या होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। तो बी का 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है। ए और डी के अंदर बी का क्या है? यहाँ पे 4 है। ठीक है। लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन, जो लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन जो है वो क्या हो जाएगा? सुप्रीम लेजिस्लेशन। क्योंकि पार्लियामेंट क्या होती है? सुप्रीम होती है, सोवराइन होती है। पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होती जो लॉ को क्रिएट करता है। तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। ए का 3 एंड बी का 4। ए का 3 और बी का 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए। सी का 2 डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? लॉ इनेक्टेड बाय अथॉरिटी अदर देन लेजिस्लेशन। कि लेजिस्लेचर जब भी किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को डेलीगेट कर देती है अपनी पावर कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी किसी भी पर्टिकुलर एरिया के किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई भी रूल्स, रेगुलेशन या बायलॉज जो क्रिएट कर सकती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कंडीशनल लेजिस्लेशन की अगर बात की जाए तो लॉ बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी, उसको क्या कहा जाता है? कंडीशनल लेजिस्लेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ए। Which one of the following is not an essential element of a valid custom? ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एंटीक्विटी, कंटिन्यूटी, अनसर्टेनिटी एंड पीसफुल एंजॉयमेंट। जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उनके वर्डिंग्स थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। एंटीक्विटी का मतलब क्या हो गया? सिंस टाइम इमेमोरियल। कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूअस विदाउट एनी इंटरप्शन। अनसर्टेनिटी जो है ये जो है अनसर्टेनिटी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे सर्टेनिटी होना चाहिए क्योंकि जो कस्टम है वो सर्टेन होना जरूरी है, उसका क्लियर होना जरूरी है। अनसर्टेनिटी जो है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कस्टम का। पीसफुल एंजॉयमेंट, यस कस्टम जो है वो पीसफुली एंजॉय किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। Which one of the following is not an essential element of custom? कौन सा एलिमेंट यहाँ पे एसेंशियल नहीं है? एंटीक्विटी, सर्टेनिटी, पीसफुल एंजॉयमेंट, इनकंसिस्टेंसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंसी। तो होना क्या चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारा कस्टम। I think adherence to precedent should be the rule and not the exception. This has been said by Cardozo, Blackstone, Keaton या Thibaut। ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्डोजो ने बोला है कि I think adherence to precedent should be the rule and not the exception।
Dealing with the sources of law, who amongst the following was said that the court fueled life into the dead words of statue? हॉलैंड, ग्रे, सैलमन, ऑस्टिन. यहाँ पे बात की जा रही है कोर्ट फ्यूल्ड लाइफ इनटू द डेड वर्ड ऑफ स्टैच्यू. तो कोर्ट की बात की जा रही है. कोर्ट की बात कौन से स्कूल में की गई है? कोर्ट की बात की गई है रियलिस्ट स्कूल में. और सेकंड अगर बात की गई है तो वो की गई है थोड़ी बहुत एनालिटिकल स्कूल के अंदर. तो हॉलैंड, ग्रे, हॉलैंड, सैलमन और ऑस्टिन कौन से स्कूल से है? वो है एनालिटिकल स्कूल से. और ग्रे कौन से स्कूल से है? रियलिस्ट स्कूल से. तो अगर आपको स्कूल का भी कुछ पता है कि कौन सा जूरिस्ट कौन से स्कूल से, तो आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रे. The constitutional basis of the doctrine of precedent is contained in the following article: Article 136, Article 141, Article 226 और Article 227. तो हम सभी को पता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट किसमें है? आर्टिकल 141 में, जहाँ पर जो लोअर कोर्ट है उसके ऊपर जजमेंट जो है बाइंडिंग होते हैं किसके? हायर कोर्ट के. सुप्रीम कोर्ट का की जो जजमेंट है वो सारी लोअर कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो बाइंडिंग होगा. The following jurist does not support the theory that judges make law. कौन सा जूरिस्ट है जो सपोर्ट नहीं करता है कि जजेस जो है मेक क्रिएट करते हैं लॉ को? हार्ट, होम्स, ग्रे और वार्किन. मैंने एक चीज पहले भी बताई थी प्रीवियस क्लासेस में कि एनालिटिकल स्कूल समवेयर मानता है कि जजेस मेक लॉ, जिसमें ऑस्टिन और हार्ट बिलीव करते हैं इस चीज पे. होम्स और ग्रे जो है वो रियलिस्ट स्कूल के. तो रियलिस्ट स्कूल जो है वो प्योरली मानती है कि जज क्रिएट लॉ. ड्वार्किन जो है वो कौन से स्कूल से? वो सोशियोलॉजिकल स्कूल से. तो यहाँ पे जजेस मेक लॉ जो है ड्वार्किन नहीं मानता है, क्योंकि सोशियोलॉजिकल स्कूल से ये लोग बिलोंग करते हैं. ये लोग क्या मानते हैं? कस्टम, डिसीज, लेजिस्लेशन और समवेयर सोसाइटी क्रिएट द लॉ. जो मेजर फंडामेंटल जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल का कि जो सोसाइटी है वो क्रिएट करता है लॉ को. कस्टम इज टू अ सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू अ स्टेट. इट हैज बीन सेड बाय डाइस, सालमन, लोलॉयड या फिंच. ये किसने बोला? कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू द स्टेट. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? स्टेटमेंट दिया है सैलमन ने. हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट? ब्लैकस्टोन, ग्रे, सैलमन और डाइसी. तो ये थ्योरी दी गई है ब्लैकस्टोन द्वारा, डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, जहां पर जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो जो जजेस जो है वो डिक्लेयर करते हैं लॉ को. तो ये थ्योरी किसने दी है? ब्लैकस्टोन ने. Law is what the judges declare. This statement relates to which of the following thinkers? Jerome Frank, Julius Stone, Gray या Holmes. तो ये चारों यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेंगे, चारों के चारों जो है रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करता है. लेकिन ये जो स्टेटमेंट लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर किसने बात की है? ग्रे ने बात की है. Subordinate legislation emanates from any authority other than sovereign power. Dictators to subordinate usage of immemorial antiquity, any subordinate being. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी अथॉरिटी अदर देन सोवरेन पावर जो है वो क्रिएट करता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को. लेजिस्लेशन इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड एंड नल्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन और जुडिशियल लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड, annulled और कंट्रोल्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज कॉल्ड. कोई भी लेजिस्लेशन किसी भी अथॉरिटी द्वारा जो है रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको निष्क्रिय नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता. तो कौन सा वो लेजिस्लेशन है? वो सुप्रीम लेजिस्लेशन. लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के अलावा कोई भी जो लेजिस्लेशन है उसको कौन नहीं रिप्लेस कर सकता? रिप्लेस नहीं कर सकता है. लेजिस्लेशन इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड, annulled और कंट्रोल्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन है, जुडिशियल लेजिस्लेशन. तो किसी भी लेजिस्लेशन को अनुल नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जाता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी द्वारा. तो वो कौन सा लेजिस्लेशन होगा? सुप्रीम लेजिस्लेशन होगा. अकॉर्डिंग टू सैलमन, सुप्रीम लेजिस्लेशन रिफर्स टू कॉलोनियल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन या फिर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. सुप्रीम लेजिस्लेशन का क्या होता है? जो कि पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है. Which one of the following is not a form of subordinate legislation? इनमें से कौन सा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं कहा गया है? कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन, कंडीशनल लेजिस्लेशन है, जुडिशियल लेजिस्लेशन. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कंडीशनल लेजिस्लेशन जो है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता. Which one of the following is not a means for exercising control over delegated legislation? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब भी सुप्रीम अथॉरिटी या फिर जो पार्लियामेंट है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी या किसी भी अथॉरिटी को क्या पावर दे देती है कि आप चाहे तो किसी भी एरिया में किसी भी एक्ट के अंदर रूल्स, बाय लॉज या कोई भी जो रेगुलेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो उसको
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा गया है। अब इनके ऊपर कुछ कंट्रोल्स जो है वो बनाए गए हैं। तो कौन कौन से कंट्रोल जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर बनाए गए? पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल, पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे ए, बी और सी जो है ये तीनों जो है कंट्रोल जो दिए गए हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर। लेकिन जो डी है वो कोई किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है। Which one of the following is not a safeguard against delegated legislation? पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल, पब्लिकेशन, पब्लिक कंट्रोल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? पब्लिक कंट्रोल किसी भी तरह का नहीं है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, जुडिशियल कंट्रोल भी और पब्लिकेशन भी है। Who amongst the following said that legislation is a formal utterance of the legislative organ of the society? तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि legislation is formal utterance of the legislative organ of the society? किसने बोला है? ये बोला है यहाँ पे ग्रे ने। Match the following: legislation, subordinate legislation, custom or precedent, overruling, immemorable origin, Indian penal code या legal right। देखिए अब कस्टम की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो कस्टम के लिए हम क्या कह सकते हैं? इमेमोरेबल ओरिजिन, जो कि बहुत पुराने टाइम से जिसका ओरिजिनेशन हुआ है। प्रेसिडेंट जो है ओवररूलिंग, कोई भी जो फर्दर प्रेसिडेंट है वो प्रीवियस प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है? ओवररूल कर सकता है। तो डी का क्या हो जाएगा? 1 और सी का क्या हो जाएगा? 2। डी का 1 और सी का 2 है, इसके अलावा डी का 1 सी का 2 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ए। बी का 3 है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है इंडियन पिनल कोड में क्या कहा गया है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं। लीगल राइट जो है वो एक तरह से लेजिस्लेशन क्या प्रोवाइड कराता है? लीगल राइट। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। द ऑबिटर डिक्टम हैज बाइंडिंग फोर्स। क्या ऑबिटर डिक्टा की बाइंडिंग फोर्स होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। रेस्टो डेसिडेंडी हैज बाइंडिंग फोर्स। यस, रेस्टो डेसिडेंडी जो है उसकी बाइंडिंग फोर्स होती है। रेस्टो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा बोथ हैव बाइंडिंग फोर्स। नहीं, ऑबिटर डिक्टा की नहीं होती, तो स्टेटमेंट निकालना था नाइदर रेस्टो डेसिडेंडी नॉर ऑबिटर डिक्टा हैज बाइंडिंग फोर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। Interpretation is that process by which the court seeks to ascertain the meaning of law through medium of authoritative forms in which it is expressed. This statement is of Maxwell, Salmon, G.P. Singh या Crace। तो ये statement किसने दिया कि interpretation is that process by which the court seeks to ascertain the meaning of law through medium of authoritative form in which it is expressed। तो ये statement किसने दिया है? Salmon ने। According to Salmon, supreme legislation refers to colonial legislation, executive legislation, judicial legislation, and law made by the parliament। प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया सुप्रीम लेजिस्लेशन किसको कहा गया है? लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। डीलिंग विद सोर्सेज ऑफ लॉ, हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट द कोर्ट पुट्स लाइफ इनटू द डेड बर्ड्स ऑफ स्टैचू। पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन। फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सैलमन मींस एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ, मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ, दो सोर्स ऑफ लॉ व्हिच डू नॉट हैव बाइंडिंग फोर्स, दो सोर्स ऑफ लॉ फ्रॉम व्हिच द लॉ डिराइव इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी। तो जब इसका आंसर क्या आएगा? दो सोर्स ऑफ लॉ फ्रॉम व्हिच द लॉ डिराइव इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी। सैलमन ने सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर दो तरीके से डिवीजन किया था, एक फॉर्मल सोर्स और एक मटेरियल सोर्स को। जब मटेरियल सोर्स की बात की गई तो मटेरियल सोर्स को क्या कहा? जो कि कोई फैक्ट बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल होता है, कि कोई भी ऐसा सोर्स जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है उसको तो मटेरियल सोर्स कहा गया है। और कोई भी फॉर्मल सोर्स को क्या कहा गया है? दो सोर्स ऑफ लॉ फ्रॉम व्हिच द लॉ डिराइव इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी, उनको क्या कहा गया है? फॉर्मल सोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मल सोर्स है कहीं ना कहीं। और इन द मॉडर्न स्टेट द बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इज कन्वेंशन, कस्टम, लेजिस्लेशन या प्रेसिडेंट। हम लोगों को पता है कि बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या था? ट्रीटी। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर ट्रीटी ही एक बहुत बड़ा क्या था? बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ था। लेकिन अगर म्युनिसिपल लॉ की बात की जाए, डोमेस्टिक लॉ की बात की जाए, तो यहाँ पे लेजिस्लेशन का आंसर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई भी ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है जो किसी पर्टिकुलर लॉ को इन्फोर्स करा सके। लेकिन म्युनिसिपल और डोमेस्टिक लॉ के अंदर जो भी लेजिस्लेशन क्रिएट किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा, उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे लेजिस्लेशन जो है बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ कहा गया है। लेजिस्लेशन के बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ के कहने का एक रीजन ये भी है कि जो लेजिस्लेशन है के द्वारा जो पार्लियामेंट द्वारा जो कोई भी लॉ बनाया जाता है वो रिजिड भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। कैसे कि रिजिड तो वो इस तरीके से होता है कि उस पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता तब तक जब तक कि वो जो लॉ है या तो किसी भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं कर दे रहा, या फिर पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लॉ बनाने की। तो कौन इसको यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर सकता है? उसको कोर्ट स्ट्रक डाउन कर सकता है। भाई फ्लेक्सिबल की अगर मैं बात करूं तो फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट चाहे तो अपने प्रीवियस लॉ को अमेंड कर सकता है, इस वजह से इसको फ्लेक्सिबल भी कहा गया है और रिजिड भी कहा गया है।
Opinion of jurist is general source of law, historical material source of law, legal material source of law, not a source of law. तो opinion of jurist क्या है? General source of law है, historical material source है, historical material source of law. The most important instrument of legal reform is legislation, custom, precedent, writing of legal acts. पर तभी मैंने डिस्कस किया कि most important instrument of legal reform क्या है? Legislation, जो कि flexible भी है और rigid भी है. Ratio decidendi of a case in which of the following: the order of the court in the case, the final decree passed by the court, the underlying principle or legal reason on which the result of the case depend, the part of the judgment which has persuasive effect. The ratio decidendi of the case is which of the following? तो आंसर क्या हो जाएगा? The underlying principle or legal reason on which the result of the case depends. The binding force of precedent is destroyed or weakened by public opinion, abrogated decision, res judicata, lis pendens. उसका आंसर क्या हो जाएगा? Abrogated decision. The binding force of precedent is destroyed or weakened by abrogated decision. Assertion A: ratio decidendi has binding force. Reason obiter dicta has no binding force. इन दोनों की दोनों ही assertion है, reason नहीं है, और दोनों ही statement सही है, लेकिन जो R जो है वो उसका A का सही reason नहीं है. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. तो आंसर क्या हो जाएगा? B. Who amongst the following divided the source of law into formal source and material source? मैंने आपको डिस्कस किया था material source और formal source. किसने ये distinction किया है? Selman ने. The conclusion reached by the judge on the basis of material facts and on the exclusion of the immaterial facts in previous judgment are obiter dicta, ratio decidendi, erroneous decisions and precedents of silentio. The conclusion reached by the judge on the basis of material facts and on the exclusion of immaterial facts in previous judgment are ratio decidendi. कि किसी भी पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर जब भी कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो उसके अंदर केवल वो पार्ट जो कि उस पर्टिकुलर जजमेंट पे बेस्ड होता है उसी को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो भी प्रीवियस चीजें होती है किसी जजमेंट की जो कि रेफर की गई है सब्सिक्वेंट जजमेंट में, उसको हटा दिया जाता है. उसी को क्या कहा जाता है? रेशो डेसिडेंडी. Which of the following statement is not correct? Judgment of a civil judge is binding on another civil judge of the same court. ये स्टेटमेंट गलत है. कभी भी सेम हायरार्की के जो कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक दूसरे के जो जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं होते. वो क्या होते हैं? परसुएसिव होते हैं. केवल सुप्रीम कोर्ट का ही एक की जजमेंट ही लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हायर कोर्ट के जजमेंट लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं. उसी तरह फॉर एग्जांपल कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सेम स्टेट यानी जो कंसर्न स्टेट सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके ऊपर हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो बाइंडिंग होगा. तो हमारा स्टेटमेंट ए ही गलत है, चेक करने की जरूरत नहीं. लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है. डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे डिसीजन मींस दैट जुडिशियल डिसीजन है बाइंडिंग फोर्स, ये भी सही है. हाउस ऑफ लॉर्ड इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, ये भी बिल्कुल सही है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? The Supreme Court is bound by the decision of the Privy Council. Galat. The Supreme Court is bound by the decision of Federal Court. This is also incorrect. The Supreme Court is bound by the decision of both Privy Council and Federal Court. जब दोनों ये गलत है तो सी भी गलत है. The Supreme Court is not bound by the decision of Privy Council and Federal Court. तो आंसर क्या हो जाएगा? D. Who amongst the following wrote the celebrated essay determining ratio decidendi of a case? Winfield, Oppenheim, Goodhart या Julius Stone. तो ये किसने लिखी है? ये बुक ऐसे लिखी है Goodhart ने. Which one of the following is the incorrect meaning of ratio decidendi? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ratio decidendi से एसोसिएट नहीं करता? Reason for a decision, this is correct कि reason for a decision आप वर्डिंग से पता लगा सकते हैं कि सही है. All principle of law laid down in the decision. All principle नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला कि केवल वो प्रिंसिपल जो कि हमको उस पर्टिकुलर केस के अंदर यूज आ रहे हैं हम उन्हीं प्रिंसिपल को ratio decidendi कहते हैं. लेकिन जो अदर चीजें हैं जिसकी कोई यहाँ पे यूज नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं? उसको एक्सक्लूड कर देते हैं. तो बी आंसर नहीं होगा. प्रेफर्ड रूल ऑफ लॉ बाय जज ऑन द डिसीजन इज मेड. प्रेफर्ड रूल वही हो गया जिसका भी हमको वहाँ पे आवश्यकता है, जिसमें रूल की या जिस भी कंसेप्ट या रीजनिंग की. रूल ऑफ लॉ विच अदर्स रिगार्ड एज बाइंडिंग, ये भी सही स्टेटमेंट. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि इनकरेक्ट है. किसके रिगार्डिंग? रेशो डिसिडेंडी के रिगार्डिंग. Which one of the following is regarded as unnecessary for a custom to be valid custom under the Indian legal system? Antiquity, recognition by the court, reasonableness और continuity. इंडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा अननेसेसरी एलिमेंट है कस्टम के रिगार्डिंग इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर. तो एंटिक्विटी, रिकॉग्निशन बाय द कोर्ट, रीजनेबलनेस और कंटिन्यूटी. तो हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टम है जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कोर्ट द्वारा, लेकिन वो आज भी कस्टम की तरह फॉलो, जिन्हें आज भी कस्टम की तरह फॉलो किया जा रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि ऐसे बहुत सारे कस्टम है
जो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किए, फिर भी उनको हम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। The importance of custom over other source of law was stressed by the jurists of the analytical school, historical school, natural law school, and none of the above. मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। ये उसी का ही कंटिन्यूएंस है कि एक ही स्कूल है जो कस्टम को सबसे ऊपर रखती है, वो है हिस्टोरिकल स्कूल। Which one of the following is an essential element of a valid custom? Continuity, consistency, certainty, all the above। तो आंसर क्या हो जाएगा? All the above। The growth of custom into law is analogous to the growth of law itself into an infant society. Who said that? Savigny said that under Voges theory। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने राघव ब्रीफ्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अभी 2 से 3 क्लास और बाकी है जहाँ पे हमको जुरिस्प्रूडेंस को कवर करना है। और अगर आप लोगों को जेएलओ या फिर जेएलओ जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से जेएलओ जीडी की जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है। तो 9 बजे आप देख सकते हैं जेएलओ जीडी की सीरीज। और आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।